हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल खुशी वासन। आई रियली होप दैट आप सब लोग एकदम ठीक है। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था शेड्यूल के मुताबिक 3 सितंबर को चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का वन शॉट वीडियो आएगा। तो ये आपके सामने 12:30 बजे वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का वीडियो नहीं देखा तो वो भी लाइव जा चुका है 1 सितंबर को। मैं लिंक यहाँ कहीं दे दूंगी या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और साथ ही साथ आप लोग जो है अपने मेरे चैनल पे भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इट जस्ट गिव्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस एंड एट द सेम टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्कॉलरशिप टेस्ट कल, आज 3 है तो कल 4 को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। टीचर्स डे स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पे टॉप 3 परफॉर्मर्स जो होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट के, दे आर गोइंग टू बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। एंड जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप 4 सितंबर 12:30 बजे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ KW ऐप को आप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ CUET 2023 के बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐप में मिल जाएंगे। KW ऐप जो एक ऐप है सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को जो है उसके अंदर सारे CUET 2023 के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी CUET 2023 की शुरू नहीं करी है तो जल्दी से यही समय है, कर लीजिए। चलिए लेट्स जस्ट बिगिन विद वन शॉट ऑन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि भैया हमारा देश जो है, आप सब लोगों ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि आर कंट्री, हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आर कंट्री वाज बोर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। हमें इंडिपेंडेंस तो मिला ही, ऑफ कोर्स वी गॉट इंडिपेंडेंस। हम लोगों को इंडिपेंडेंस जो है वो डेफिनेटली मिला। कब मिला इंडिपेंडेंस बच्चा बारी? हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, और उसके साथ साथ हमें बाय वन गेट वन में पार्टीशन भी फ्री में मिली। ठीक है, तो और पार्टीशन हुई, चलो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके साथ साथ जो ट्रॉमा, जो डिस्प्लेसमेंट, जो वायलेंस, जो अट्रोसिटीज, अत्याचार लोगों पे हुए, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ ह्यूज डील, जो बहुत लोग कोप अप नहीं कर पाए। सो इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस, जो आपको ऊपर लिखा हुआ है। क्यों भैया, क्यों इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस? साथ में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बताती रहती हूँ तो उसको नोट डाउन करते रहिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। दिस कैन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन। सो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे दैट फ्रीडम केम विद पार्टीशन, मतलब कि हमें फ्रीडम का जो है हमें उसकी वैल्यू चुकानी पड़ी, और फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन भी हमारी कंट्री में आया। और मैंने आपको बोला ना, पार्टीशन से कोई दिक्कत नहीं थी, बट पार्टीशन के साथ आने वाला वायलेंस, ट्रॉमा और डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। सो द ईयर 1947 वाज एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस का समय था, ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट का समय था। सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा हद तक खराब थी। कोई अगर आज मेरे साथ अगर उस टाइम पे अट्रोसिटी होती है तो एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम वहां पे मैं किसी को अप्रोच ही नहीं कर सकती। आज के टाइम पे अगर आपके साथ कोई अत्याचार, कोई अट्रोसिटी होती है तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, या पुलिस स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है। बट उस टाइम पे नोबडी न्यू एनीथिंग। द पीपल वर पुअर एंड लॉट ऑफ पीपल बिकेम रेफ्यूजीज। अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए थे काफी लोग। फाइनेंशियली बैंकरप्ट था देश। अब ब्रिटिशर्स हमारी ट्रेजरी में कुछ छोड़ के तो जाएंगे नहीं, हम थे सोने की चिड़िया और ब्रिटिशर्स हमारा सब ले गए। सो फाइनेंशियली बैंकरप्सी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लार्ज पॉपुलेशन की, और उसको कैसे लोग कोप अप करे किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। Alright, moving forward, challenges faced by the independent India. क्या क्या challenges independent India ने face करे? तो भैया बहुत सारे challenges है, लेकिन हम इसको 3 में डिवाइड किया है हमने। आपसे इसका एक 4 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि what were the challenges faced by independent India? आप बोलोगे मैम ये 3 पॉइंट्स लिख के 4 नंबर हो गया? नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी सारे पॉइंट्स को, तब जाके आपका ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहला है प्रिजर्व यूनिटी। गाइस, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमें यूनिटी को प्रिजर्व कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा ब्रिटिश एरा के टाइम पे हमारी कंट्री एक जगह पे चूक रही थी, और वो थी यूनिटी। ब्रिटिश हमेशा डिवाइड एंड रूल खेलते थे, और वो डिवाइड एंड रूल की वजह से ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज विनिंग। जबकि ब्रिटिशर्स क्या थे यार, माइनॉरिटी में ब्रिटिशर्स थे और इतने सारे इंडियंस थे, लेकिन फिर भी वो हमें रूल कर रहे थे, हम पे शासन कर रहे थे। सो इवेंचुअली प्रिजर्व यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हमको अपनी यूनिटी को प्रिजर्व करना था। अब हिंदू इंडियंस एंड इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फर्दर सब डिविजन्स नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन जो यूनाइटेड है और जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यार आप सब लोगों को पता है हमारे देश में बहुत तरीके की लैंग्वेजेस, बहुत तरीके के कल्चर्स, रिलीजन, ट्रेडिशन, हर चीज, फेस्टिवल्स, हर चीज फॉलो करी जाती है।
तो यार सामने वाले इंसान को फ्रीडम है अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने सब कुछ को प्रैक्टिस करने की, बट एट द सेम टाइम वो सामने वाला इंसान आपका भी तो रिलीजन और कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए ना उतना ही। सो इवेंचुअली यूनिटी को बनाए रखना और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, इकट्ठा करना, ताकि सामने वाला इंसान आपके रिलीजन की टुवर्ड्स भी रिस्पेक्टफुल हो। ओके, इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। आप सब लोगों को पता है इंडिया के अंदर लोग बहुत तरीके तरीके की लैंग्वेजेस बोलते थे, स्पोक अभी भी बोलते हैं, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। तो उसको यूनाइटेड एंड अकोमोडेट करना इज समथिंग विच वॉज द प्रायर दिस थिंग फॉर आवर लीडर्स। तो प्रिजर्व यूनिटी नंबर 1। दूसरा क्या फेस किया इंडिया ने चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज फेस किया दैट वाज एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं भैया हम? आप सब लोगों को पता है कि उस टाइम पे डेमोक्रेसी सिर्फ एलीट कंट्रीज में हुआ करती थी। एलीट मतलब वो जो रिच कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, जैसे तुम्हारा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन कंट्रीज में इस डेमोक्रेसी हुआ करती थी। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को इनिशिएट करना वाज अ मैसिव थिंग। ओके, बहुत लोगों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि ये देश जो इतना, जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिसके अंदर लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे? गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट बी बैक, जस्ट अ मिनट। I'm so sorry for keeping you all waiting. These things happened. ठीक है जी। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड राइट टू वोट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसने राइट टू वोट ग्रांट किया अपने सारे सिटीजन्स को, रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारा क्या कलर है, तुम्हारी क्या एथनिसिटी है, सबको राइट टू वोट, तुम्हारा क्या रिलीजन है, हर किसी को राइट टू वोट ग्रांट किया गया और हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है अंडर आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने अडॉप्ट करी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भैया? जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट आपके प्रेसिडेंट होते हैं। प्लीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कौन थे? वही कैरिज्मेटिक लीडर जिनको सब लुक अप टू करते थे, जवाहरलाल नेहरू। उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि यार इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड देश के अंदर, जिसके पास ना पैसा है, ना गवर्न करने की समझ है, ना डेमोक्रेसी उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात है लोग इतने पुअर हैं, इतने इलिटरेट हैं कि आगे जाके कुछ नहीं स्कोप इंडिया का। तो जवाहरलाल नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर होल्डिंग द लार्जेस्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री लाइक इंडिया। तो हमें इनको क्या करना था? गलत प्रूफ करना था इन सब लोगों को। एंड डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग ऑफ सोसाइटी मतलब कि डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को इनिशिएट करना। इट वाज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर, बहुत जरूरी था एंश्योर करना दैट द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि भैया सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और उनका वेलबींग हो, उनकी भलाई हो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको याद होगा, आपको पता ही है, प्रीएम्बल के अंदर सब लोगों ने 11th में पढ़ा है, प्रीएम्बल के अंदर हमारा प्रिंसिपल है इक्वालिटी का। आर्टिकल 14 के अंदर भी हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी दे रखा है अपने सिटीजन्स को। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, हमारा देश शुरुआत से रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को फेवर करता है, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है। रियल चैलेंज क्या था डेवलपमेंट एंड वेलबींग का? रियल चैलेंज क्या था? टू इवॉल्व द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इनहेंस कर सके और कैसे हम अपनी पॉवर्टी को खत्म कर सके। भैया खत्म तो नहीं होती पॉवर्टी, बट इनिशियली कम कर सके ताकि रिच एंड पुअर का जो गैप है वो कम हो जाए। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे देश के अंदर ना भाई, लिसन टू मी, हमारे देश के अंदर काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी थी? 565। उनको इंटीग्रेट करना था इंडिया के अंदर।
तो भैया हमारे लीडर्स ने क्या करा उन 565 स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए? सबसे पहले तो रोल ऑफ सरदार पटेल, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें और सरदार पटेल को याद नहीं करें तो ये अनजस्टिस हो जाएगा। सो सरदार पटेल का रोल डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या क्या तरीके से 565 स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाया इंडियन टेरिटरी के अंदर, तभी इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो रोल ऑफ सरदार पटेल जो है हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर भी थे और हमारे देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। गाइज रिमेंबर दिस थिंग, एंड ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग बिटवीन द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स थे ना, जैसे हैदराबाद के निजाम थे, मणिपुर के बोधा चंद्र सिंह थे, इन सबको समझाने बुझाने नेगोशिएशन डिप्लोमेसी में सरदार पटेल वॉज रियली गुड। ओके, एंड इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज थी या गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजों को अपनाया फॉर इंटीग्रेटिंग दीज 565 प्रिंसली स्टेट्स, तो भैया इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? द गवर्नमेंट्स रोल दैट 3 कंसिडरेशंस के थ्रू गाइड किया गया था, मतलब 3 कंसिडरेशंस के थ्रू 565 स्टेट्स को अपने देश के अंदर इंटीग्रेट किया गया था। कौन से थे वो 3 कंसिडरेशंस? सबसे पहला था ओपिनियन ऑफ द पीपल। जैसे मान लो हैदराबाद है, अब हैदराबाद के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या चाहते हैं, वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो जानना बहुत जरूरी था। सो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, द मोस्ट पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे, जो पीपल थे, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। साथ ही साथ ग्रांटिंग अटोनमी को ग्रांट करना। अटोनमी ग्रांट से हमारा क्या मतलब है यार? जैसे जम्मू कश्मीर को हमने क्या दिया हुआ था? आर्टिकल 370 हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 71 स्पेशल स्टेटस दिया। तो अटोनमी हम दे रहे थे कि भैया तुम अटोनमी ले लो, बस इंटीग्रेशन दे दो हमें अपनी स्टेट का इंटीग्रेशन दे दो, आप भले अटोनमी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्रांटिंग अटोनमी, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी अटोनमी देने में। ठीक है, और तीसरा कंसिडरेशन क्या था? द थर्ड कंसिडरेशन वाज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन। लोगों को समझाया बुझाया गया कि इंटीग्रेट होना कितना जरूरी है, क्या महत्वता है इंटीग्रेशन की, और हमारा देश कैसे चलेगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलेगा। ठीक है जी, सो ये था आपका रोल ऑफ सरदार पटेल। अगर आपसे 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि इंडिया की अप्रोच क्या थी टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट कैसे हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो समझो, ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में डिवाइडेड था। कितने भागों में डिवाइडेड था? जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब 1947 से पहले हमारा देश 2 भागों में डिवाइडेड था। एक तुम्हारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और एक तुम्हारी प्रिंसली स्टेट्स थी। ये जो रेड दिख रहे हैं ना तुमको, ये सारे तुम्हारे ब्रिटिश प्रोविंस हैं। ठीक है जी, जितनी भी रेड में आपको स्टेट्स दिख रही है सारी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, और जितनी भी ये येलो में स्टेट्स दिख रही हैं वो क्या है? वो सारी तुम्हारी प्रिंसली स्टेट्स हैं। सो ब्रिटिश प्रोविंसेस वो थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्टली थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्टली रूल होते थे, उनको हम ब्रिटिश स्टेट्स कहते हैं। एरियाज दैट वर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। एंड प्रिंसली स्टेट्स क्या थी भैया? द स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस। जितने भी प्रिंसेस थे उनके द्वारा जो स्टेट्स रूल करी जाती थी उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा गया। रोल ऑफ ब्रिटिश क्या था? रोल ऑफ ब्रिटिश क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अब देखो, उन्होंने आजादी तो डिक्लेयर कर दी, अब उसके बाद वो इंडिया के लिए कोई चीज आसान कैसे होने दे। सो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि उनका रूल खत्म हो रहा है, और उनकी रूल मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस का रूल खत्म हो रहा है, और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स का रूल भी खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद दिस मेंट कि 565 प्रिंसली स्टेट्स लीगली आजाद हो जाएंगी। एंड ब्रिटिशर्स ने टुक द व्यू, ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि ये 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनके किंग्स डिसाइड करेंगे कि इनको इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, या इंडिपेंडेंट रहना है। यही तो दिक्कत थी, किंग्स क्यों डिसाइड करेंगे? जनता से पूछना चाहिए, उनको रहना है। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए गड़बड़ कर गए कि उन्होंने जो है ये पावर किसके हाथ में दे दी? किंग के हाथ में दे दी, कि किंग्स के हाथ में दे दी कि वेदर दे वांट टू चूज इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। एंड डिसीजन वाज नॉट लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, द डिसीजन वाज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स। एंड इट वाज वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिसने हमारी यूनिटी को पूरी तरीके से थ्रेटन किया। अब दिक्कत क्या थी यार? अब ना समझो बात को, अब ये 565 प्रिंसली स्टेट्स को हमें हमारी कंट्री में इंटीग्रेट करना था। तो प्रॉब्लम क्या थी? मेनी स्टेट्स जैसे त्रिवनकोर और हैदराबाद थे,
उनको आज़ाद रहना था, उनको हमारी स्टेट में हमारी कंट्री में इंटीग्रेट ही नहीं होना था। अब देखो हैदराबाद ये है, इफ यू सी हैदराबाद कुछ ऐसा दिखता है। अब ये हम अब आपको अच्छा लगता है हैदराबाद में आप वीजा लेके जा रहे हैं? डजंट मेक एनी सेंस ना, इसको तो इंटीग्रेट होना ही था हमारे देश के अंदर, राइट। और कुछ रूलर्स थे जैसे रूलर लाइक नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब सर थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं ज्वाइन करनी थी। पता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने 1947 से 49 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, ठीक है जी। एंड सम अदर लीडर्स वर आल्सो नॉट विलिंग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे सारे प्रिंसली रूलर्स। सीइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारे देश के फर्दर टुकड़े हो सकते थे। सोवियत यूनियन 15 देशों में बट गया, वैसे ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारे देश के भी सब डिविजन्स हो जाएं। ये सारे रिस्पॉन्सेस को देखने के बाद सारे लीडर्स ऐसे हो गए। उसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हैदराबाद। डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हैदराबाद के रूलर थे जिनका नाम था निजाम, ठीक है जी। निजाम ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे वर्ल्ड के, ठीक है। हैदराबाद इंडिया की लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, लार्जेस्ट प्रिंसली टेरिटरी थी, दैट वाज इंटायरली सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। भैया यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इंडियन टेरिटरी, देखो यहाँ पे इंडियन टेरिटरी, इसके आसपास सारी इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोने में है कहीं हैदराबाद, आसपास पूरे इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। सो रूलर ऑफ हैदराबाद कैरी द टाइटल ऑफ निजाम। वैसे निजाम का रियल नेम क्या है? मीर ओस्मान अली खान, ठीक है जी। ये इनका रियल नेम है, बट इनका जो टाइटल है वो निजाम है, मतलब इनको निजाम के नाम से बुलाया जाता था। वैसे इनका नाम है मीर ओस्मान अली खान। ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। और इनको आज़ादी चाहिए थी भैया हैदराबाद की, ना ये पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे ना इंडिया, इनको आज़ादी चाहिए थी। हैदराबाद ने क्या किया? इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया गया हैदराबाद के द्वारा नवंबर 1947 के अंदर विद द इंडियन टेरिटरी। प्लीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब क्या है? कौन से ईयर में साइन किया गया? नवंबर 1947। ये सारे जितने मैंने ब्लैक में करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डार्क करे हैं मैंने। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। मतलब कि ना अभी हमने इंडिया को ज्वाइन किया ना पाकिस्तान को, हमें अभी टाइम चाहिए सोचने का। निजाम ने टाइम मांगा सोचने का, ठीक है। सो इन द मीन टाइम जो हैदराबाद के लोग थे ना, वो निजाम के रूल से बड़े तंग आ चुके थे एंड उनको ना इंडिया को ज्वाइन करना था, ठीक है। सो दे गैदर्ड अगेंस्ट द निजाम्स रूल, स्पेशली द पेजेंट्री इन तेलंगाना। जो तेलंगाना की जो पीजेंट्स थे वो निजाम से वर्स्ट अफेक्टेड थे, मतलब कि निजाम ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार करे थे। किस पे? पीजेंट्स इन तेलंगाना पे। सो निजाम के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि भैया हमें यहाँ नहीं रहना, हमें इंडिया में मर्ज कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसका नाम था रजाकार्स। निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसका नाम था रजाकार्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसको बंद करने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दी, ठीक है। और ये जो रजाकार्स हैं इन्होंने बड़ी सारी अट्रोसिटीज, बड़े सारे अत्याचार किए लोगों पे, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स पे किए, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स मतलब जो मुसलमान नहीं है उन लोगों पे स्पेशली ज्यादा किए। जैसे दे कमिटेड अट्रोसिटीज, उन्होंने मर्डर किया लोगों का, उन्होंने रेप किया, उन्होंने दे लूटेड द पीपल। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, स्पेशली टारगेटिंग, इन्होंने स्पेशली किसको टारगेट किया? नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया, क्योंकि निजाम अपने आप खुद एक मुसलमान थे, राइट। सो सितंबर 1948 क्या हुआ? इंडियन आर्मी को लगा भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, अब तो मेरे को दखलंदाजी देनी पड़ेगी। सो इंडियन आर्मी ने रजाकार्स के साथ 1-on-1 लड़ाई शुरू कर दी एंड निजाम ने सरेंडर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग, निजाम सरेंडर्ड एंड दिस लेड, एंड ऐसे बाय फोर्स हैदराबाद का एक्सेशन हुआ। हैदराबाद का एक्सेशन हुआ इंडिया के अंदर। ये रहा भाई आपका निजाम, आपका हैदराबाद। इसके आसपास सारी इंडियन टेरिटरी है। आप इमेजिन करो, आप यहाँ दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से यहाँ पे आने के लिए आपको वीजा लेना पड़ रहा है। डजंट मेक एनी सेंस। ये तो वही चीज होगी कि जैसे इजराइल के अंदर पैलेस्टाइन है, वो चीज हो गई इसकी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ मणिपुर। मणिपुर की भी कुछ दिक्कत थी। अब मणिपुर की क्या दिक्कत थी? मणिपुर के महाराजा थे जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा थे जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, मतलब कि मणिपुर एक्सीड हो गया इंडिया के अंदर,
ठीक है, महाराजा ने साइन कर लिया कि इंडिया का ही पार्ट है मणिपुर, ठीक है, विद द अश्योरेंस कि इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ दिस रीजन वुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। और बोधा चंद्र सिंह ने इंडिया से एक प्रॉमिस लिया कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ना मणिपुर की, मतलब कि जो मणिपुर का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, जो इंटरनल ऑटोनॉमी है मणिपुर की, उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। सो अंडर द पब्लिक प्रेशर महाराजा कंडक्टेड इलेक्शंस इन मणिपुर। पब्लिक प्रेशर में आके, अब देखो, अब ना मणिपुर के अंदर ना केस उल्टा था, महाराजा इंडिया में मर्ज होना चाहते थे बट लोग इंडिया में आना नहीं चाहते थे। महाराजा तो जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो लोग मणिपुर के भड़क उठे कि महाराजा ने हमसे बिना पूछे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर कैसे लिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो पब्लिक प्रेशर में आके महाराजा ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए मणिपुर के अंदर जून 1948 के अंदर, और मणिपुर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया, जबकि महाराजा ने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रखा था। मणिपुर पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर पहली स्टेट थी जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया इंडिया के अंदर, ओके। एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, जब मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी, लॉ मेकिंग बॉडी बैठी, तो मणिपुर के जो राजा थे बोधा चंद्र सिंह, उनसे सवाल पूछे गए कि आपने किससे पूछ के इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया या मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो मणिपुर चाहिए था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा को प्रेशराइज किया और मजबूर किया सितंबर 1949 में कि भैया तुम मर्जर एग्रीमेंट साइन करो और मणिपुर को ऑफिशियली हमारा कर दो, जिसकी वजह से मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा एंगर में आ गए, आक्रोश में आ गए, एंड इवेंचुअली मणिपुर हमारा इंडिया का पार्ट हो गया। एंड अभी भी जो वो एंगर है मणिपुर से, वो अभी भी लोगों के मन में है, ओके। सो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पे, विच इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया के रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या क्या लोगों पे अत्याचार हुए, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, थ्योरी क्या थी पार्टीशन के बिहाइंड, क्या क्या डिफिकल्टीज लोगों ने फेस करी पार्टीशन की। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते होगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते होगे कि वो पार्टीशन के समय उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगी, वो कहाँ से आए, सब कुछ आप सुनते होगे। सो आज हम उसको देखेंगे। सो थ्योरी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, टू नेशन थ्योरी थी भैया पार्टीशन के पीछे। टू नेशन थ्योरी वाज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, एंड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया के पीछे की थ्योरी कौन सी थी? टू नेशन थ्योरी। कौन ये थ्योरी लेके आया? मुस्लिम लीग ये थ्योरी लेके आए, ठीक है, जहां पे बोला गया कि इंडिया एक नहीं दो लोगों से बना है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है जी। और इसीलिए पाकिस्तान की एक सेपरेट, मुस्लिम्स की एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम है पाकिस्तान। तो अगर आपसे पूछे थ्योरी बिहाइंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज टू नेशन थ्योरी। कौन लाया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग पार्टीशन। व्हाट ऑल वर द डिफिकल्टीज दैट वर फेस ड्यूरिंग पार्टीशन, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो डिफिकल्टीज को ना मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया, चार पार्ट्स में डिफिकल्टीज डिवाइड किए, तो वो समझ लीजिएगा। फर्स्ट डिफिकल्टी क्या थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैप कहीं है यहाँ पे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कहीं मैप है, हाँ जी। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इफ यू पीपल सी, तो ये तुम्हारा वेस्ट पाकिस्तान और ये इधर कहीं तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अभी मैं एक्यूरेटली नहीं बता रही, बट हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान। इसको, इन दोनों को जोड़ने का कोई तरीका दिख रहा है तुमको? आज तो ये बांग्लादेश है, बट पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इन दोनों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं था, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट, कोई तरीका नहीं था इनको जोड़ने का। सो देयर वर टू एरियाज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, एंड देयर वाज नो वे टू जॉइन दीज पार्ट्स। तो ये सबसे पहली डिफिकल्टी थी। इमेजिन कीजिए ना, आज इंडिया का एक हिस्सा इधर है और आज इंडिया का एक हिस्सा मान लो अरब कंट्रीज के अंदर, दुबई और कतर वगैरह की कंट्रीज के आसपास है, कैसे गवर्न करोगे? ठीक है। सो इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब वेस्ट पाकिस्तान इधर, ईस्ट पाकिस्तान इधर, बीच में इंडिया, ठीक है। ये पहली डिफिकल्टी थी। दूसरी डिफिकल्टी क्या थी? दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, तभी आज भारी मात्रा में मुस्लिम्स इंडिया के अंदर भी हैं। तो दूसरी डिफिकल्टी क्या थी? नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, क्लियर। थर्ड डिफिकल्टी क्या थी? पंजाब एंड बंगाल को बीच में से बाइफरकेट किया गया,
remember this thing, Punjab and Bengal had very large areas where non-Muslims were in majority. पंजाब एंड बंगाल एक ऐसे एरिया थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी अच्छी खासी मात्रा में थे और मुस्लिम्स भी अच्छी खासी मात्रा में थे. मुस्लिम्स ज्यादा थे बट नॉन मुस्लिम्स भी अच्छी खासी मात्रा में थे, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. मतलब आप समझ लो 51-49 वाला केस था. ठीक है. सो इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस को बीच में से बाइफरकेट किया जाएगा. तभी आज आप देखते होगे पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, आधा हिस्सा इंडिया के अंदर है. ठीक है. तो इनको बीच में से डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजोरिटीज. रिलीजियस मेजोरिटी क्या चीज है भैया? रिलीजियस मेजोरिटी है कि जहां पे ज्यादा एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, वो एरिया उसका. जैसे अगर ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम ज्यादा है तो वो एरिया पाकिस्तान का. ये रिलीजियस मेजोरिटी है. ओके. एंड इट मेंट दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट. और भैया सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि एक रात पहले किसी को पता ही नहीं था, जबकि वो सो रहे थे तो उनको पता ही नहीं था कि वो कल सुबह जब उठेंगे तो वो इंडिया में उठेंगे या पाकिस्तान में उठेंगे. सबसे हैरान करने वाली बात. ओके. एंड चौथी जो दिक्कत थी दैट वाज प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज क्या थी यार? जो कम होते हैं नंबर में उनको दबाना ज्यादा आसान होता है. ठीक है. तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज दोनों साइड में they were the hardest people who had the hardest time. Okay, as soon as it became clear कि कंट्री पार्टीशन होगी, माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स इजी टारगेट बन गए अटैक का. मुस्लिम्स ने इंडियन माइनॉरिटीज को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया ने मुस्लिम माइनॉरिटीज को अटैक करना स्टार्ट कर दिया. एंड किसी के पास कोई भी प्लान नहीं था कि सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम से कैसे उभरना है. ये आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे लोग भर भर की ट्रेन में जा रहे हैं एक से दूसरी जगह, कैसे अपने ही देश में उनको माइनॉरिटी बनना पड़ रहा है, कैसे उन्हें अपने ही देश छोड़ के जाना पड़ रहा है. हाउ द पीपल वर किल्ड. द सिचुएशन वाज नॉट रियली गुड एट दैट टाइम. consequences of partition क्या है? So very important consequences of partition. There were killings and atrocities on both the sides of the border. Please याद रखिएगा इसको. ठीक है. किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पे थी. ये 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, प्लीज याद रखना. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ये एज इट इज सेम लिखना है. ठीक है. पीपल ऑफ वन रिलीजन रूथलेसली, बिना किसी पे दया करे, दे वर किलिंग द अदर कम्युनिटी इन द नेम ऑफ रिलीजन. ओके. सिटीज जैसे लाहौर हो गया आपका, अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, दैट वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स. उनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया. कम्युनल जोन्स का मतलब क्या होता है कि भैया लाहौर, अमृतसर और कोलकाता रेड अलर्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा खतरे से खाली नहीं है. ठीक है. एंड मुस्लिम्स अवॉइडेड गोइंग टू द एरियाज जहाँ पे हिंदूज और सिख्स रहते थे, एंड वाइसा वर्सा. जहाँ एंड हिंदूज एंड सिख्स अवॉइडेड गोइंग टू द एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे. कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग. माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर को अपने घर छोड़ने पड़े और उनको टेम्परेरी शेल्टर सीक करने पड़े इन द रेफ्यूजी कैंप. सिचुएशन वाज दैट बैड. ठीक है. इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी, जब उनको अपने घर को छोड़ के, अपना सामान, बोरिया बिस्तरा सब छोड़ के सिर्फ उनको किसी टेम्परेरी शेल्टर में रहना पड़ रहा, उस जर्नी में भी they were either attacked, they were either looted, they were either killed, they were either raped. ओके. thousands of women को अबडक्ट किया गया बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर. किडनैप किया गया, अबडक्ट किया गया बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर. एंड उनको अबडक्टर की रिलीजन में कन्वर्जन के लिए फोर्स किया गया बाय मैरिज. क्योंकि यार हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इफ अ वुमेन गेट मैरिड टू अ मैन, तो वो जो वुमेन का कल्चर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर मेल का हो जाता है. So they were made to convert their religion of that of the abductor, and they were forced into marriage. In many cases, women were killed by their own family ताकि वो family का honor preserve कर सकें. And साथ ही साथ many children were separated from their parents. So situation was that tense. अब जो है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 नंबर का सवाल इससे आता ही आता है बोर्ड्स के अंदर. तो मुझे मिड टर्म्स नहीं पता आपके स्कूल देगा नहीं देगा, बोर्ड्स में तो आता ही आता है और मिड टर्म्स में भी आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. विच इज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को हम लोगों ने कैसे रीऑर्गेनाइज करा. ठीक है. तो भैया सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि कॉलोनियल एरिया के रूल के टाइम पे, मतलब जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से. मतलब अगर ब्रिटिशर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स जो हैं वो डिवाइडेड थी ब्रिटिश एरा के टाइम पे.
हमारी कन्वीनियंस थोड़ी देखेंगे, वो अपनी कन्वीनियंस देखेंगे। तो अब उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स डिवाइडेड थी, ना लैंग्वेज के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे स्टेट्स वर नॉट डिवाइडेड। ब्रिटिश कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइडेड थी, ठीक है। एंड यही था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आर नेशनल मूवमेंट हैव रिजेक्टेड दीज डिविजन्स। अब जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना कांग्रेस और बड़ी सारी और पार्टीज ने इस डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स शासन में थे, रूल कर रहे थे, तब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इस डिवीजन को रिजेक्ट किया गया बाय नंबर ऑफ पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, कि भैया ये डिवीजन कैसी डिवीजन है, जब हमें आजादी मिलेगी तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, ऐसा बोला गया था बाय द कांग्रेस पार्टी। क्लियर है? सो आर नेशनल मूवमेंट हैव रिजेक्टेड दिस डिवीजन एंड कहा गया, प्रॉमिस किया गया कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा जब हमारा देश आजाद होगा, ठीक है। इस बात को और पुख्ता किया गया इनफैक्ट आफ्टर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920। द प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया 1920 में एक नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का, जहां पे ये डिस्कस किया गया, जहां पे मेनी कांग्रेस प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ने डिस्कस किया गया के द्वारा डिस्कस किया गया कि भैया आजादी जब मिलेगी तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, चीजें बदल, लेकिन यार अब वही बात हो जाती है ना, हम सोचते हैं कि हम बड़े होके ऐसा करेंगे, बट इवेंचुअली जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता, हमें हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते। तो कांग्रेस ने प्रॉमिस तो कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, बट एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, चीजें जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद बदल गई, क्योंकि इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें पार्टीशन भी मिल गई ना। 1920 में तो किसी ने नहीं सोचा था कि हमें पार्टीशन भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आर लीडर्स फेल्ट कि अगर अब भी हम लोगों ने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे कार्व आउट किया तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा देश डिसरप्शन या डिसइंटीग्रेशन भी फेस कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा देश है वो डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन भी फेस कर सकता है, क्योंकि यार अब भी तो हमारे देश का बंटवारा हुआ है इंडिया पाकिस्तान में। अब अगर दोबारा से हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे तो डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन तो हो ही सकता है, बिल्कुल। सो इट वॉज ऑल्सो फेल्ट, ये भी फील किया गया दैट अगर हम अभी अपना सारा ध्यान लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के ऊपर लगा देंगे तो जो कंट्री के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे हैं, जो कंट्री के अंदर लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं, लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, वो उस पे कहाँ हम ध्यान देंगे, ठीक है। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड कि हम मैटर को कैंसिल नहीं कर रहे, हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि अभी नीड ऑफ द आवर कुछ और है। द नीड ऑफ द पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ड, क्यों? क्योंकि अभी फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी डिसाइडेड नहीं थी। अभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में रहती हैं, पाकिस्तान में रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, किसी को नहीं पता था, तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात ये, लोगों के मन में डर बैठा हुआ था कि अभी पार्टीशन से अभी हम उभरे हैं, हम एक और वायलेंस नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। विशाल आंध्रा मूवमेंट हुई, ठीक है, याद रखिएगा, विशाल आंध्रा मूवमेंट हुई एज अ मूवमेंट टू सेपरेट आंध्रा, ठीक है। डिमांडेड फॉर तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास। मद्रास मतलब आज का तमिलनाडु, ध्यान से सुनना क्या मसला था। तमिलनाडु से अलग, ठीक है, देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने कहा कि हमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया चाहिए, हमें तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग, ठीक है। जो उस टाइम का मद्रास था तमिलनाडु, उससे अलग हमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया चाहिए, हमें कंट्री अलग बना, हमें एक स्टेट अलग बना के दो जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। ऑफ दे विच दे वर अ पार्ट एंड मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रोविंस। नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्र रीजन, जितने भी आंध्र रीजन के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, सब फेवर में थी कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, न्यू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बननी चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के मतलब कि तुम्हारे तमिलनाडु के आंध्र जो तेलुगु स्पीकिंग लीडर थे, जिनको पोटी सिरामुल्लू, ये कांग्रेस के लीडर थे और वेटरन गांधी थे। वेटरन गांधी मतलब क्या, जो लैंग्वेज, जो गांधी जी को काफी ज्यादा एस्पायर करते थे और बहुत ही लुकअप टू करते थे। वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट, ये फास्ट पे चले गए टिल डेथ, ठीक है। 56 डेज ये फास्ट पे रहे,
क्योंकि ये सरकार से अपनी मांग मनवाना चाहते थे कि भैया मेरी मांगे पूरी करो या हमारी मांगे पूरी करो कि हमको लैंग्वेज के बेसिस पे तेलुगु स्पीकिंग एरिया मतलब अलग से आंध्र प्रदेश दे दो, तमिलनाडु से अलग। 56 डेज तक इन्होंने फास्ट किया और फिर 56 डेज में अंत में इनकी डेथ हो गई। एंड इसकी वजह से जो लोग हैं जो आंध्र प्रदेश के फेवर में थे वो और ज्यादा भड़क गए कि हमारे लीडर की डेथ हो गई, ये वो। सो इट क्रिएटेड अ ग्रेटर अनरेस्ट इन द रीजन। सो पीपल इन लार्ज नंबर्स जो हैं वो सड़कों पे आए, मेनी वर इंजर्ड, मेनी लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। ठीक है, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया पुलिस फायरिंग में। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेचर्स रिजाइन, बहुत सारे कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स रिजाइन कर दिया मद्रास के अंदर कि भैया हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके दो, नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। फाइनली प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अनाउंस किया कि चलो ठीक है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, एक इंसान पोटी सिरामुल्लू इवेंचुअली डाइड, सो उन्होंने सेपरेट आंध्र का डिक्लेरेशन कर दिया इन दिसंबर 1952। अब भैया मैं अगर आज सिर्फ आप में से किसी एक को नोट्स दूं और बाकी को नोट्स ना दूं तो तुम लोग कहोगे मैम आप तो बायस हो। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू को बायस बोला गया। ये बोला गया कि अब तुमने आंध्र प्रदेश बना दिया तो पूरे की पूरी इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करो भैया, महाराष्ट्र को करो, गुजरात को करो, तुम्हारा बहुत सारे रीजन है उनको कीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज। सो द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग द अदर स्टेट्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। लैंग्वेज के बेसिस पे बाकी सारी स्टेट्स भी उबलने लगी कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है, एंड दीज स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन स्ट्रगल्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब देखो दिसंबर 1952 आंध्र प्रदेश बना दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई 1953 के अंदर कि भैया ये कमीशन लुक इनटू करेगी कि क्या मैटर है, कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी, 1955 के अंदर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, रिपोर्ट को कब प्रेजेंट किया गया, 1955। कमीशन को अपॉइंट कब किया गया, 1953। एंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955। और कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कब किया गया, 1956। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। उस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था क्या, दिस लेड, उस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था कि भैया देयर विल बी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक लाइंस। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे, दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया। लोग बैठे, ये कमीशन है बच्चावाड़ी, ये कमीशन है फर्स्ट मीटिंग है कमीशन की जहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। So I think the things are clear with everyone. If there's any doubt having, किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, not to worry। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, I'll most probably reply। And 6th of September तैयार रहिएगा, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर अपन लोग करेंगे। ये देख लो, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नहीं देखा तो देख लो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की वीडियो ये है, और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर 6 सितंबर 12:30 बजे करेंगे दोपहर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, KW ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड गेट योर मनपसंद कोर्सेज फॉर CUET 2023 और करते हैं तैयारी यार। चलो गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड सी यू गाइज सुपर सून। थैंक यू सो मच।